दोस्तों जब कोई ऐसा आविष्कार सामने निकल कर आता है तो इंसान के अंदर में क्यूरियोसिटी होती है तुरंत ले जानने की, यार ये कैसे चल रहा है, क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये मुझे सेंड किए एक बच्चे ने, कह रहा है कि सर ये 1 टायर की साइकिल आपको देखने को मिल रही है। यार 1 टायर पे बैलेंस बनाना ना के बराबर है, आप लोग बोल सकते हो पॉसिबल नहीं है। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे इसके साथ में एक टायर और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक टायर और जुड़ा है, इसी के बेस पर यहां पर ये बैलेंस बनाकर चल पा रही है। ये नॉर्मल तरीके की जो साइकिल है उसी को यहां पर डिफरेंटली मॉडिफाइड कर आप लोगों के सामने यहां पर रख दिया है। ये आप लोगों के सामने बेसिकली एक तरीके से बाइक वाला पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख भी सकते हैं। ठीक है, पर अच्छी बात यहां पर ये नॉर्मली ऐसी चीजें जो है ना हमारे देश के अंदर में अगर निकल कर आ रही है, कोई इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस आप लोगों को दिखाएगी। कोई ऐसी चीज अगर फेमस हो जाती है, हमारे देश में से निकल कर आती है और फिर दुनिया भर के लोग उसको यूज कर रहे हैं, सोचकर देखो कि हमारे देश के लिए कितने फायदेमंद बात रहेगी, कितना बेनिफिट हमारे देश को देखने को मिलेगा कि कोई ऐसी चीज निकल कर आ गई, हम लोग उसका डायरेक्टली दबाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोच के देखो, जो आईफोन आज के डेट में लोग इतने परेशान रहते हैं, वो आईफोन कंपनी अगर हमारे देश की होती, हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन प्लस की बात की जाती है यहां पर। ठीक है, तो अगर बात करें आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी कंपनी हो जाती है जो खुद ही अपने आप में 3 ट्रिलियन की है, तो आप लोग सोच के देखो क्या मस्त एक तरीके से हमारे देश की व्यवस्था बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कुछ भी अगर सोसाइटी में ऐसा होता है तो अच्छी बात है, इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी नया इन्वेंशन आ रहा है अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो। ठीक है, तो काफी मजाक उड़ी, कोई कह रहा है कि अगर कीचड़ में फंस गए तो अंकल तो वहीं पर लेट जाएंगे, कैसे काम चलेगा। वो सारी चीजें फनी अपनी जगह, पर लेकिन कुछ भी ऐसा नया डेवलपमेंट होता है तो ये अप्रिशिएट करने लायक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये डेवलपमेंट, आप लोग जरूर बताएगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं कुछ नया आप लोगों को दिखा रही है। ओके, बहुत ही शानदार बात यार बोली गई है। जिंदगी में ना जब आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिंदगी में आप लोगों को कैलकुलेशन भी करनी होती है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, किसको देखकर क्या फॉलो कर रहे हैं। कई बार ना अंधाधुंध किसी को देखकर फॉलो कर लिए, कोई लाइन में लगा हुआ है, हम भी जाकर लाइन में लग गए, पर लेकिन हमारी उस तरीके का नेचर ही नहीं है। आप लोग अपने आप में एक मास्टर पीस हो भाई साहब, एक तरीके से अपनी ओरिजिनलिटी में रहो, किसी से सीखो, पर लेकिन किसी के पीछे ऐसे मत पड़ जाओ कि इसके जैसा ही बनना है, क्योंकि ऊपर वाले ने आप लोग को आपके अपने जैसा बनाया है, ना कि किसी और के जैसा बनाया है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। किसी को अगर आप लोग ऐसे करोगे, उसके पैर में अपना बेसिकली उसके जूतों में अपना पैर फिट करने की कोशिश करोगे, तो आप लोग वही बात है कि दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हो थोड़ी देर के लिए, पर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप लोग अपने ऊपर फोकस कर अपनी स्ट्रेंथ को फोकस कर आप लोग सामने निकल कर आओगे। जैसे अगर मैं एक बार को, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को अपनी बातें बताऊं, जैसे मुझे अगर कोई बोले कि यहां पर बैठकर मुझे 2-3 घंटे बैठे रहना है, 4-5 घंटे, तो मैं 4-5 घंटे बैठकर शांति में पढ़ सकता हूं, अपना काम कर सकता हूं। मैं कई बार कई बार जैसे खाना खाने का टाइम रहता है तो मैंने कहा तेरी खाना खाना था, टाइम निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार रहता है, खाना खाने की चीजें भूल गए, कई बार इस तरीके कुछ काम करना था वो भूल गए करते करते। तो ये क्या होता है? ये होता है कि आप अपने काम में इतना संलिप्त हो जाओ कि आप लोगों को पता ही ना चले कि दूसरी चीजें क्या हो रखी है यहां पर, वो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हालांकि कई बार इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, जब आप लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हो, खाने को इग्नोरेंट कर रहे हो, एक्सरसाइज को इग्नोरेंट कर रहे हो, तो ये चीजों का मैंने खामियाजा भी भरता पिछले टाइम में। फिर चीजें जाके थोड़ी इंप्रूव करनी स्टार्ट की, मैंने कहा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, हेल्थ को भी साथ में लेके चलना है, वरना दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को बैलेंस बनाने वाली बात आती है, डिसिप्लिन में रहने वाली बात आती है, और वो तब होगा जब आप लोग अपने ऊपर फोकस देंगे, दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे। यार मेरे पास लक्ष्मीकांत है, वो तो डीडी बसु पढ़ रहा है, यार आप लक्ष्मीकांत को 4 बार पढ़ लो ना, डीडी बसु आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लक्ष्मीकांत पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, पुराने क्वेश्चन लगाओ, और उसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो ये लक्ष्मीकांत ही आप लोगों को कितनी ताकतवर लगने लगी। मेरी पास में कोई गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है, यार मेरा बॉयफ्रेंड अमीर नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड अमीर नहीं है, या मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड हैंडसम नहीं है, दूसरे को देख के आप लोग ये देखो ना कि आपके विचार जो है वो कितने मिल पा रहे हैं। अगर आप लोग के विचार एक दूसरे के साथ में मिल पा रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ चीज ही नहीं है यार, उससे बेस्ट कुछ चीज ही नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ चीज ही नहीं है। ये डबल स्ट्रेंथ आप लोगों को मिल जाती है इमीडिएटली। पर लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो, एक दूसरे के ऊपर शक करने में लगे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो इससे अच्छा तो उससे छोड़कर बाहर निकल जाओ, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी लो, क्यों फालतू में उस चीज को लेकर खींच के चलना है। तो अपने ऊपर काम करो, अपने आप को पहचानो। ठीक है, और बाकी पहचानने का तरीका क्या है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, और उसके बाद में उठकर पानी पी लो, फिर अपना प्लान बनाओ, सारी चीज सुधर जाएंगी। ठीक है,
एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्यों सेंड किया मुझे, जैसे कोई भी आंसर राइटिंग जैसे ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैं एसएलवी प्लानर सेंड कर रहा हूं, ठीक है, तो उससे क्या है, मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर डाल ही रखा है, फिर से रीसेंड कर देता हूं, मैंने कहा याद आ जाए कि हाँ अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना है। तो कह रहा है कि सर उस दिन से मैंने इसको भरना स्टार्ट कर दिया, पहले तो मैं भरता नहीं था, पर जब से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया मैंने इसको भरना स्टार्ट कर दिया। तो इमीडिएटली आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो छोटी छोटी चीजें यार करते जाओ और जिंदगी सुधरती चली जाएगी, ठीक है। और बाकी ये है आप लोगों का डिसिप्लिन। तो मैं आशा करता हूं कि 10,000 लोग जो हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि किस दिन 10,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस मुहिम के अंदर में। तो एटलीस्ट आप लोग यहां पर एक तरीके से कोई 70 लाख वीडियो देख रहा है, कोई 1 लाख देख रहा है, 50,000 तो नॉर्मली देख रहे हैं, तो 10,000 लोग पार्टिसिपेट करें तो मुझे लगेगा कि हाँ चीजें बहुत ही सही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं उसको अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का डिसिप्लिन टेस्ट, जरूर बताना। आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली कितने सारे अर्थक्वेक देखने को मिले पास्ट में, अभी लैंडस्लाइड देखने को मिली हमारे देश के अंदर में, अभी यहां पर जो ग्लेशियर लेक है वो आउटब्रेस्ट हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उसके साथ में फाइट करना है। तो यहां पर 13 अक्टूबर जो है वो इसी के लिए सेलिब्रेट किया था, ताकि अवेयर किया जा सके इस तरह की हरकतों के कैसे डील करना है। और यहां पर फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर द रिजिलियंट फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब कोविड-19 आया तो मैक्सिमम गरीब लोगों की जान गई, ठीक है। अमीर लोग जो थे अपना इलाज करवाए, और यूएसए जैसे देश थे वो 4-4 डोज लिए बैठे हैं, 5-5 डोज लिए बैठे हैं। अफ्रीका जैसे देश है उनको एक भी नहीं मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी जिसके ऊपर काम करना है। तो यहां पर इस तरीके से कोई डिजास्टर आए तो सबका साथ देना है। अगर इस हेल्थ के बारे में बात करें, संविधान के अंदर में किस लिस्ट में हेल्थ रखा गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो बताना ही बताना है। मैटरनिटी लीव जो है यहां पर जो दी जाती है वो किस आर्टिकल में है डीपीएसपी के, ये भी आप लोगों को बताना है। और राइट टू आप लोगों की जो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए वो कौन सा आर्टिकल आप लोगों को प्रदान करता है। ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी संविधान में आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ठीक है। एक और छोटी सी बात, आज शाम को आप लोग की मंथली जो है वो वीडियो आ रही है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जो बेसिकली सितंबर मंथ की कंप्लीट जो आप लोग की वीडियो है वो आज शाम को आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहने वाली है, उसकी टाइमिंग रहेगी आप लोग की 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे उसको अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर संडे में एग्जाम भी है, तो उससे पहले आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो यहां पर अभी आरओ और एआरओ के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि उसकी क्लासेज जो है वो 16 से स्टार्ट होंगी। तो अभी जो है जो नया कोई एडमिशन ले रहा है उसमें 10% का डिस्काउंट है, और जो पुराना बच्चा ऑलरेडी यहां पर है, एसएलवी का पहले से ही पार्ट है, उसको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये डिस्काउंट जो है 16 तक है, जैसे ही 16 से क्लास स्टार्ट होंगी, मतलब 15 की शाम तक, फिर ये चीज यहां से हट जाएगी, फिर आप लोगों को नॉर्मल वो रहेगा बेसिकली। फिर उसके हिसाब से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि यहां पर ये बेसिकली इसलिए ताकि स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि हाँ यार कुछ नहीं, पैसों की कमी रहती है थोड़ी सी। और याद रखना जो ये फीस है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत रहना, जब तक मेंस नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहाँ पर ये चीजें उसके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिए आप लोग अपनी चीजों को तैयार करके चल सकते हैं, ओके। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आज के ही न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिली। आप लोगों ने देखा कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने हाइजीन के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था, और उस टाइम पर जब हम लोग हाथ धुला करते थे तो यहां पर समाज के अंदर में जो बीमारी है वो काफी हद तक कम हो गई थी। डॉक्टरों के पास में जो खासकर पेट में दर्द है और कई सारे ऐसे इन्फेक्शन के लोग जाने बंद हो गए थे। तो इसी के चलते यहां पर आप लोग याद रखना, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी सेलिब्रेट किया था 15 अक्टूबर को। तो इसी के चलते यहां पर यह आर्टिकल आया कि रिचुअल जो है, रिचुअल टू द रियलिटी, कहीं ना कहीं जो यहां पर बात की जा रही है हाइजीन की, जो खासकर हाथ धोने वाली है पोस्ट कोविड-19 जो है, ये एक तरीका एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। लोगों की आदत में कहीं ना कहीं है कि आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो रियलिटी में खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, ठीक है, सही बताइए। या फिर बस ऐसे ही कि हाँ नहीं कि शेरों के मुंह किसी ने धोए, वो वाली कैटेगरी में आप लोग हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कहीं से बाहर से आते हैं तो सबसे पहले काम आप लोग को होना चाहिए कि अपने हाथ धुलें, और हाथ धुलने के बाद में ही आप लोग जो है घर में किसी बच्चे को हाथ लगाएं या फिर चीजों को आगे लेकर चलें, क्योंकि पता नहीं बाहर घूम के आते हैं किस किस चीज को आप लोग टच करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है। और खाने से पहले आप लोग को हाथ धुलना ये कंपलसरी है, खाने के बाद में कुल्ला करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप लोग के जाड़ दांत में कुछ ना कुछ फंसा रह जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर कि इससे आप लोग की जाड़ दांत में कीड़े लगते हुए नजर आएंगे, कीड़े लग गए, वो सड़ गई है, तो रियलिटी में दिक्कत होती हुई नजर आती है। अभी आप लोगों को बताएं यहाँ पर ये इतनी बुरी कंडीशन रहती है, आप लोगों ने अक्सर फील भी किया होगा, कई सारे लोगों के मुंह में से बड़ी ही गंदी सी बदबू आती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये वो लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में लोग थोड़ा सा बात भी डिस्टेंस से करने लगते हैं फिर, ठीक है।
तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि जब जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। और वो तो चलो दूसरों की तो बात छोड़ दो, आप लोग खाना खाओगे तो आप लोगों के दांतों में उसकी बेसिकली सेंसिटिविटी आप लोगों को दांतों में देखने को मिलने लगेगी, वो और भी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आएगी। ठीक है, तो सारी बातें क्या है कि आप लोगों की बॉडी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि मॉर्निंग में उठते ही एटलीस्ट आप लोगों को अपने जो है इन तरीके से मंजन करना है। और मॉर्निंग में करो या ना करो, इवनिंग में आप लोगों को जरूर करना है सोने से पहले। हालांकि मॉर्निंग में भी करना है, करो या ना करो वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में जो भी खाया पिया है अगर आप लोग सो जाओगे 6-7 घंटे के लिए तो फिर वो पूरा सड़ता रहेगा जाड़ दांत में। तो कौन कौन 2 टाइम करता है बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन करता है। और टंग भी क्लीन करनी होती है उसके साथ साथ में। तो पर्सनल हाइजीन ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कोई ऐसा नहीं स्कूल में पढ़ाता है नॉर्मली, यहां पर ये तो बताया था हाथ धुल ले, पर कोई ये नहीं बताएगा नहाना कैसे है। ठीक है, तो ये आप लोगों को धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। ये मदर पेरेंट्स जो होते हैं उनको वो नॉर्मली आप लोगों को बताते हैं कि बेटा नहा लिया कर। ठीक है, तो जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हेल्दी रखना, खासकर अपना नहीं दाद हो जाते हैं कई बार, तो अपना नारियल का जो तेल अप्लाई किया जा सके वहां पर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग खुद अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं। तो कोविड-19 ने ऐसा नहीं कि सारी चीजें बुरी थी, उन्होंने चीजें सुधारी भी है कि नहीं। आप लोग ही कह रहे हैं कि नहीं कहते कि कुछ दाग अच्छे होते हैं तो यही वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ कि ये अलग चीज है कि कई सारे लोगों की जान गई, वो तो देखो उसको तो भरपाई नहीं की जा सकती, पर लेकिन वही है जो चीज है तो क्यों ना उसकी पॉजिटिव साइड देख के चले जाए। इन्वायरमेंट कितना क्लीन हो गया, सोसाइटी के अंदर में कितने सारे जो क्रिमिनल केसेस जो थे यहाँ पर उसके कम हो गए थे उस टाइम पर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने परिवार के साथ में टाइम बिताने का टाइम मिला। तो पॉजिटिव चीजें भी देखा करो ना, तो जिंदगी में आप लोगों को अच्छा नजर आएगा कुछ कुछ। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये आज ही के न्यूज़पेपर से है। तो इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग मैसेज देने की बात की गई है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसमें आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। आज की डेट में यहाँ पर जवान मूवी जो है किस किस ने देखी है पहले तो आप लोग ये बताइए। जिसने देखी है वो यस लिखिएगा और जिसने देखी है वो नो लिखिएगा। जिस किसी ने देखी है उसको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इसमें अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि एक ऐसी मूवी थी जिसने काफी लार्ज स्केल पर लोगों को प्रॉब्लम जो सोसाइटी की है उसके बारे में अवेयर किया। जैसे कि इसने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया यहाँ पर वो उठाया फार्मर यानी कि किसान का इशू उठाया। दूसरे नंबर पर जो सबसे खतरनाक लेवल का मुद्दा था वो था यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में हेल्थ का इशू, जो कि कोविड-19 के टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसी के साथ में इलेक्शन का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में बात की जाती है, उनको किस तरीके से उनका लोन माफ किया जाता है वो वाला मुद्दा देखने को मिला। तो ये कैसे बड़े बड़े मुद्दे थे यहाँ पर जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोसाइटी पर ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में वो क्या किया गया कि पुराने सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को कोरिलेट करने के लिए प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम के साथ में। तो यही बात यहां पर बोली गई कि ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स को जो है जो इस तरीके से कंटेम्प्रेरी स्टोरीज के साथ में मिक्स कर यहां पर दिखाया गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज कैरेक्टर इमोशंस के साथ में कनेक्ट करके लोगों को प्रेजेंट किया गया है। तो आज की डेट में जो मूवीज बनाई जा रही है वो यहां पर इसी तरीके से होनी चाहिए कि वो क्या करे। देखो अगर आप लोग इस मूवी के अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखोगे, एक तो क्या करके चलेगी, सोशल मैसेज देकर चलेगी काफी तगड़े वाला। सोशल मैसेज के साथ साथ में ये आप लोग को एंटरटेन भी कर गई। किसी को बोरिंग फील हुआ बीच में बैठे बैठे कि यार नहीं कैसी मूवी है, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में, तो ऐसा शायद ही आप लोगों को यहां पर इसके लिए फील हुआ होगा। तो यहां पर इस तरीके से मूवी अगर प्रेजेंट की जाती है आज के समाज के अंदर में तो उससे क्या रहेगा, उससे लोग जो है एंटरटेनमेंट के साथ साथ में अपना नॉलेज भी इंजॉय कर पाएंगे। और ये आसान तरीका होगा लोगों तक समस्याओं को पहुंचाने का ताकि उनके समाधान के बारे में लोग सोच सके। इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर में जो सबसे शानदार डायलॉग लगा जो यहां पर आप लोगों ने लास्ट में देखा, उसमें यह बोला गया कि जिस इंसान को आप लोग वोट देने वाले हो उससे आप लोग को यह क्वेश्चन पूछना है कि आप मेरे लिए अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। आप यहां पर मेरे लिए 5 साल में क्या करने वाले हैं, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए 5 साल में क्या करने वाले हैं, हेल्थ के बारे में, सोसाइटी के बारे में 5 साल में क्या करने वाले हैं, मेरे देश को, अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चन का आंसर वो इंसान अगर सही तरीके से दे पाता है तो उसको आप लोगों को वोट देनी है, क्योंकि वही इंसान जो है आप लोगों के लिए कुछ करेगा। और सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, आप लोगों को यहां पर यह चीज प्रोवाइड करा रखी है कि जो भी इंसान वोट आज की डेट में जिसको आप लोग वोट देने जाओगे उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। ये किसकी वजह से हो पाया, ये इलेक्शन कमीशन और हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो पाया कि कोई भी कैंडिडेट अगर हमको प्रेजेंट कर रहा है तो हम उसकी पूरी, उन्हें कहते हैं कि चिट्ठी पत्रा उसका, हम लोग को पोथी पत्रा उसका पता होना
होना चाहिए कि पास्ट में क्या क्या हरकतें कर है। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, जब इसके बारे में मैंने बेसिकली पढ़ रहा था तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छा तरीका है लोगों को अवेयर कराने का। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है वैसे अगर देखा जाए तो, इस तरीके से अगर चीजों को प्रेजेंट किया जाए समाज के अंदर में, है कि नहीं। आप लोग अपनी राय बनाए, और जिस किसी ने नहीं देखी है एटलीस्ट देखना जरूर, ऐसी मूवी देख ले करो यार, क्योंकि इससे ये होता है कि आप लोग जो है उन चीजों के साथ भी कनेक्ट हो पाते हो जो नॉर्मल तरीके से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हो। और वीक में अगर एक मूवी आप लोग देख लोगे ना, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। अगर वो मूवी आप लोग की पढ़ाई से रिलेटेड है तो और अच्छी बात है, हिस्ट्री की जो स्टोरीज देख लो उठा के, एंटरटेनमेंट की भी देख सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है कि पढ़ने में ही झुका रहना है 24 घंटे की पढ़ना, लेकिन इस तरीके से बैलेंस बनाने वाली बात बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी मूवी थी अगर देखा जाए तो। मैंने इस आर्टिकल के बारे में कई बार आप लोगों से डिस्कस किया, अभी पैलेस्तीन और इजराइल के बारे में। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमने कल भी डिस्कस की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन अजय वो स्टार्ट हो चुका है, और 230 इंडियन को वहां से इजराइल से जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट के द्वारा अपने देश के अंदर में लाया जा रहा है। तो इजराइल जो है वो बोल रहा है कि हम लोग हर एक पॉसिबल जो है ना लड़ाई के लिए तैयार है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंडिया किसके साइड में है। देखिए इंडिया ना हमेशा ह्यूमैनिटी के साइड में रहता है, यानी कि इंसानियत की साइड में। आप लोगों को देखने को मिलेगा चाहे पैलेस्तीन का इंसान मरे, चाहे यहां पर इजराइल का इंसान मरे, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो ये होती है कि इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो ग्राउंड पर रहता है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोगों की बदतमीजी और हरकतों की वजह से दूसरे लोगों की जान जाती हुई आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो इसलिए हम लोग को हमेशा ह्यूमन कोज के बारे में बातें करनी चाहिए। और इंडिया हमेशा से फिर से वही बात बोली इन्होंने कि सोवरेनिटी ऑफ द पैलेस्टीन स्टेट ये हमारे लिए प्रेफरेंस है। यानी कि अगर बात की जाए तो टू नेशन थ्योरी के बारे में नॉर्मली बात की जाती है, पर लेकिन अब इजराइल इसको मानेगा नहीं, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो हम लोग सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सोवरेनिटी के बारे में बात नहीं करेंगे यहां पर, तो फिर क्या होगा? फिर एक तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि अगर बात करिए, कनेक्ट करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग कल को बोलने लगे कि इजराइल अपनी जगह सही है, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, पाक ऑक्युपाइड एरिया जो आज की डेट में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वो भी अपनी जगह सही है। अगर जो चाइना ने हमारा एरिया कंट्रोल अपना कर रखा है, तो वो भी अपनी जगह सही है। चाइना कल को अरुणाचल प्रदेश पर बता रहा है कि हमारा अधिकार है, फिर वो भी सही है। तो इस तरीके से तो फिर सब सही हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया जो है रसिया को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था जब रसिया ने यूक्रेन का क्रीमिया वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि पाकिस्तान ने जो हमारा एरिया अपने कंट्रोल में रखा है, हम लोग ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमारी पहले से ही पॉलिसी है कि हम लोग हमेशा पैलेस्तीन की सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं कि पैलेस्तीन भी यहां पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। और ग्राउंड लेवल पर यार ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि लोगों को मारा जा रहा है, और ये भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पहले इजराइल ने मारा, अब पैलेस्तीन वाले मार रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे तो वही बात हो गई, पहले इजराइल ने मारा, फिर पैलेस्तीन वाले मार रहे हैं, फिर इजराइल मारेंगे, फिर पैलेस्तीन मारेंगे। ये कभी भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, और देखते ही देखते चीजें खत्म हो जाएंगी। गांधी जी की एक कोटेशन नहीं है कि एक आंख के बदले अगर आंख मांगोगे, तो इस तरीके से तो दुनिया अंधी हो जाएगी यार, कि अगर आप लोग बोले उसने मेरी आंख फोड़ी तो मैं भी आंख फोड़ूंगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ करते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो देखे जाते हैं ताकि समाज में शांति लाई जा सके और उसको सही डायरेक्शन में लेके चला जा सके। और ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है, कल आप लोगों को याद होगा ऑपरेशन आप लोगों के सारे प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे ऑपरेशन अजय हो गया अभी का है, ठीक है। इससे पहले ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जब सूडान के अंदर में दिक्कत देखने को मिली थी, अपने लोगों को वहां से हम लोग निकाल के लेकर आए थे, ठीक है। इसी के साथ में ऑपरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ऑपरेशन गंगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन प्रोवाइड करा देते हैं, और वो है जिनसे क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना, आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को SLV PDF पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसको लेकर कोई टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट आप लोगों का रहता है। और एक और बात जो कई सारे बच्चे बोले थे, आप लोग की कल तक की सारी PDF अपडेट हो चुकी है। अब रेगुलरली आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में PDF आप लोगों को मिल जाया करेगी शाम को। तो यहां पर देखिए 12 अक्टूबर तक हिंदी और इंग्लिश की सारी PDF आप लोग यहां पर अपडेट हो गई है। इनको आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और लग रहा है कि अभी यूज नहीं करनी है, अभी चल रहा है काम, तो यहीं पर पड़े रहने देना, जब आप लोग का मन करे तब इसको यूज कर लेना। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए कोई भी पेमेंट आप लोगों को नहीं करनी है। जैसे कल भी मैंने बताया था, कुछ लोग इसको अपने चैनल पर शेयर कर रहे हैं और फिर वहां पर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई भी ऐसा मिलता है तो मुझे बताइए, उसको वहां पर रिपोर्ट किया जाएगा और उस चैनल को जो है ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, करंट अफेयर वाली सारी की सारी चीजें, ठीक है। और SLV PDF पर यहां भी आप लोगों का एक ऐसा चैनल हो गया जहां पर सारे आर्टिकल्स पुराने जो भी जाकर सर्च करना चाहो, सारी चीजें
आराम से आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। और बेसिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, कल हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो उसके रिलेटेड भी सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये तो ऑपरेशन वाली बात हो गई, ठीक है, ये वाली हो गई। इसी के साथ में मतलब और भी, जैसे कि ना आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये कोविड-19 वाला आर्टिकल हो गया था, ठीक है। तो मतलब बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये देखोगे तो ये भी आप लोगों को मिलेगी। और इसमें और भी चीजें ऐड करने जा रहे हैं, जो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर, जो एक तरीके से ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो भी आप लोगों को मंडे से सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो सारी चीजें पोस्ट की जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। वही था ना, थोड़ा सा बैलेंस करने वाली चीजें की थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो फिर देखेंगे। तो SLVpedia के नाम से इसको जाकर आप लोग सर्च कर लेना। और एक और बात छोटी सी, व्हाट्सएप का चैनल बनाया गया है। ये यहाँ पर बेसिकली उस तरीके से है कि आप लोग मेरे साथ में पढ़ाई से अलग कनेक्ट हो सको, ठीक है। तो ये भी अगर आप लोग व्हाट्सएप पर हैं तो आप लोग कनेक्ट हो जाना। यहाँ पर कई सारे जो बच्चे जो हैं यहाँ पर ऐड हुए हैं अभी। तो अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज हुआ करेगी जो कि एक तरीके से ना थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा सा हटके, जो भी मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा नहीं लगता, कई सारे बोलते हैं अनप्रोफेशनल हो गया, तो वहां पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, यहाँ पर लिंक डाल दिया आप लोगों के लिए। अगर आना चाहते हो तो सही है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। जब जब कोई ऐसी रिपोर्ट निकल कर आती है, उसके इर्द गिर्द जो है बहुत ही तकड़े वाली पॉलिटिक्स होने लग जाती है। ये पर्टिकुलर बात की जा रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, यानी कि दुनिया भर में जो भुखमरी के कारण जो देश परेशान है, उसमें सबसे टॉप पर कौन है ये दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसमें अक्सर हमारे देश की रैंक जो है वो आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी कि वो देश जो कि आज की डेट में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, उससे भी नीचे हमारी रैंक इसके अंदर दिखाई जाती है। इसलिए जब भी कोई ऐसा इंडेक्स आता है तो हमारी सरकार जो है हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती है कि ये किस तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। सेम कंडीशन अभी आप लोग यहां पर देखोगे। यहां पर क्या दिखाया गया कि हमारी रैंक जो है वो 125 कंट्री में से 111वीं रैंक देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग नीचे से हम लोगों ने टॉप कर दिया। सबसे खतरनाक बात क्या, यहां पर पूरे अगर बात करें आप लोग एशिया के अंदर में, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में हमसे पीछे बस अफगानिस्तान है, यानी कि अफगानिस्तान से ऊपर बाकी की सारी कंट्री जो देखने को मिलेंगी वो हमसे सारी बेटर हैं। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, आप लोग देखिए 1 मिनट के लिए, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए यहां पर, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर देखिए हमसे अच्छी रैंक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी श्रीलंका की, जहां पर हम लोग खाना भेजते हैं। नेपाल में काफी अच्छी रैंक है हमसे देखा जाए, बांग्लादेश की हमारी काफी अच्छी रैंक है। वो पाकिस्तान जिसमें बुरी कंडीशन थी यहां पर रिसेंटली अभी बहुत ही लार्ज स्केल पर, वहां पर रैंक जो है आप लोगों को हमसे बेटर देखने को मिल रही है। ये रैंक जो है वो डिसाइड कैसे की जाती है, और हमसे बेटर जो है बेसिकली सारी कंट्री यहां पर पहुंच जाती हैं। तो इसके पीछे आप लोगों यहां पर इनका जो ये रैंक काउंट करने का तरीका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इवन अफगानिस्तान को बोला गया कि अफगानिस्तान जो है मतलब हमको अफगानिस्तानी कैटेगरी में रखा गया, ऐसा आप लोग देख लो बस यहां पर सीधा सीधा। तो इस खतरनाक लेवल की रैंक तैयार की जाती है। इसमें अगर आप लोग बात करें तो लगभग इसमें जो डेटा रहता है जिसको यूज किया जाता है तो 100 पॉइंट स्केल यूज किया जाता है, जिसमें 0 का मतलब है बेस्ट स्कोर है। यानी कि अगर 0 आ गया आप लोगों का, नॉर्मली अगर एग्जाम में 0 आ जाए तो घर वाले जो है आप लोग के ऊपर चढ़ाई कर देंगे लट लेकर कि क्या कर रहे थे, अब तक पढ़ के नहीं रहे थे। पर लेकिन यहां पर 0 आने का मतलब है कि आप लोग की बेस्ट परफॉर्मेंस है। पर लेकिन जैसे ही आप लोग यहां पर जाते हो, अगर यहां पर 100 की तरफ को, तो वर्स परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसमें ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है, इसमें 4 चीजों को फोकस किया जाता है, जिसमें यहां पर अंडर नरिशमेंट है, एक तो सबसे बड़ा पोर्शन इसका रहता है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए अंडर नरिशमेंट में यहां पर कई सारे इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें किस तरीके से आप लोग फूड सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो, कैसे आप लोग यहां पर पॉपुलेशन बच्चे और एडल्ट को आप लोग यहां पर एक तरीके चीजें यहां पर लेकर चल रहे हो दोनों के लिए। और इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट रहता है कि टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उसको कितना अचीव आप लोग कर पा रहे हो। तो ये अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सीधा सीधा बोला जाए, नो बकवास, तो कहने का मतलब ये है कि खाना पीना सबको मिलता रहना चाहिए। तो ये यहां पर चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात करते हैं, वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, और चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है बड़ी ही आसान शब्दों में समझेंगे, पर ये याद रखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रस्तुत करते हैं तो 3 तो डायमेंशन होती है, इनको 1/3, 1/3 और 1/3 वेटेज यहां पर दिया गया है, ठीक है। 3 डायमेंशन में, जिसमें यहां पर बात करते हैं कि फूड सप्लाई के बारे में बात की जाती है, बच्चे की कितनों की जान जा रही है ये देखा जाता है, और कितने बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हैं ये देखा जाता है। इनको डायमेंशन बोलते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन 1/3, 1/3, 1/3 में चलती है। अब इन 3 डायमेंशन के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं वो 4 हैं। जैसे यहां पर
अंडर नरिशमेंट की बात की जा रही है, इसके अंदर एक इंडिकेटर है जिसको आप लोग यहाँ पर फूड सप्लाई बोलते हो। चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी एक इंडिकेटर है, यहाँ पर ये अंडर 5 की मोर्टेलिटी देखी जाती है, यानी कि बच्चा पैदा होने के 5 साल के बाद में कितने बच्चों की जान गई है उसको यहाँ पर काउंट करते हैं। जो तीसरा इंडिकेटर है जिसको चाइल्ड ये यहाँ पर अंडर नरिशमेंट बोलते हैं, इसमें दो चीज आती है, एक तो आती है वेस्टिंग और दूसरी आती है स्टंटिंग। इसके साथ में यहाँ पर चेक किया जाता है और इनको 1/6 और 1/6 का वेटेज दिया जाता है। तो ये 4 इंडिकेटर हैं और 3 आप लोगों को डायमेंशन देखने को मिलेगी। क्यों इतना फोकस दे के बता रहा हूं, क्योंकि यहां से ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से बातें पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए जब इसके ऊपर आर्टिकल आए आखिर ये क्या है। अभी क्या है यहाँ पर स्टंटिंग और क्या होता है यहाँ पर, ये बेसिकली वेस्टेड और क्या होता है यहाँ पर बेसिकली अंडरवेट, इनको समझाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर लगती है। तो यहाँ पर अगर बात करें नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, उसकी लाइफ में उसका मोटापा भी ठीक है, यानी कि ज्यादा मोटा नहीं है, एक तरीके से हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल बच्चा यहाँ पर हो गया, जितनी एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए जितना वेट होना चाहिए वो इसके अंदर में है। ये यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। दूसरा यहाँ पर वेस्टेड देखने को मिलेगा। वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि लो वेट हो गया है हाइट के हिसाब से, यानी कि कहने के लिए तो लंबा हो गया पर लेकिन बिल्कुल कैसा हो गया, इसकी हाइट तो अच्छी हो गई है पर वेट नहीं है। कहते नहीं कि देखो दुबला पतला रह गया, बिल्कुल डंडी सा है, हवा आती उड़ जाएगा। कई बार आप लोगों ने ऐसे डायलॉग सुने होंगे दोस्तों से, दोस्त बड़े मजे लेते हैं, मोटा हो जाए तो दिक्कत, दुबला हो जाए तो दिक्कत। आप लोगों ने देखा नहीं, ये जो अभी मूवी आई थी क्या नाम है, रणबीर कपूर की और आलिया भट्ट की, कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि काले को काला नहीं बोलना होता है, मोटे को मोटा नहीं बोलना होता है। तो वो चीज आप लोगों ने देखी होगी। मतलब ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती, एक तरीके से सिखाई जानी चाहिए। बात करें कि इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना। और सबसे बड़ी बात तो है कोई इसको डिस्कस कौन करता है। अगर कोई इंसान मान लीजिए काला है, ठीक है, तो उसको काला बोलना तो ये चिढ़ कैसे हो गया, तो ये सोसाइटी का देखने का तरीका है, ठीक है। इंसान का जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, वो काला है, व्हाइट है, अगर वो उसको एंजॉय करे, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग उसको सुपीरियर और एक तरीके से लोअर उसमें कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि रूल करने वाले को हमेशा जो है आप लोग बोल सकते हैं सबसे टॉप पर रखा जाता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं, एक पर्टिकुलर नोवेल पढ़ रहा था, उसमें ये चीजें मेरे सामने निकल कर आई थी। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आप लोग जिंदगी में देखोगे ना, और ये बड़ी कॉमन सी भी है, हमेशा जो सुपीरियर रेस होती है ना, उसको लोग जो है वो फॉलो करते हुए नजर आते हैं। सुपीरियर रेस का मतलब क्या है, अगर हमारे ऊपर रूल करने वाले अफ्रीकन कोई होते और ब्लैक होते और वो जो अफ्रीकन लैंग्वेज बोला करते, तो आज की डेट में अफ्रीकन लैंग्वेज हम लोग बोलते हुए नजर आते हैं। और यहां पर हम जो है जो ब्लैक कलर है उसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लोगों पर रूल किया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हमारा देश दुनिया पर रूल करता तो हमारे कलर को लोग अप्रिशिएट करते कि हाँ ये कलर की लोग जो है वो सुपीरियर रेस है। और हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, जिसको आज की डेट में कई सारे लोग बोलते हुए भी ये कहते हैं कि यार नहीं, कई जगह बोलते हैं तो वहां पर इंग्लिश बोली जा रही है तो हिंदी बोलते हुए शर्म करते हैं। तो नीरज चोपड़ा की तरह बनो यार, जहां भी जाओ अपना हिंदी है तो हिंदी बोलो। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सामने वाले को एक तरीके से नहीं कि आप लोग उनके हिसाब से क्यों ढल रहे हो, उनको अपने हिसाब से ढलाओ ना। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, दुनिया भर में जब कहीं आप लोग स्टडी करने जाते हो तो वहां पर आप लोगों को उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है पहले स्टार्टिंग के साल में, तब जाकर आप लोगों की पढ़ाई जो है वो आगे स्टार्ट होती है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं और उसके बाद में फिर कहते हैं कि ठीक है अब तुम पढ़ाई कर लो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर में। यानी कि अपनी जो मातृभाषा है हम लोग खुद ही उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा कैसे रेस्पेक्ट देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप लोग चाहे मोटा है, कोई काला है, कोई जैसा भी है, उसको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। पहले हम लोग जैसे भी हैं यार अपनी बॉडी के अंदर में है, हम कंफर्टेबल फील करें तो दूसरों को क्या दिक्कत है। वो अलग चीज है कि आप लोगों को फिट रहना चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से वरना बीमारी लगने लगती है। हाइट किसी की अगर छोटी रह गई वो अपने हाथ में थोड़ी ना है। अब दुनिया भर के फॉर्मूले बताते हैं कि ये कर लो हाइट बढ़ जाएगी, वो कर लो हाइट बढ़ जाएगी, वो ठीक है बढ़ जाएगी, पर लेकिन एक जेनेटिक चीज भी होती है ना। अगर उस इंसान की हाइट इतनी है तो उसको इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है कि उसके बेस पर उसका टैलेंट देखा जाए। ऐसे तो एपीजे अब्दुल कलाम सर को कहीं पे ले जाके रख दो, उनको देखने के बाद में कोई ये कहेगा यार ये क्या इंसान है। सोचो कि उनके सामने से अगर आप लोग हटा दो कि वो एक साइंटिस्ट है, एक जाने मानी फिगर है, वो एक बहुत ही नॉर्मल से इंसान है, किसी एक एरिया में रहते हैं, किसी छोटे से घर में कहीं गांव के अंदर में, और उस इंसान से कोई मिलने आता है, आप लोग अब देख कर देखोगे कैसा लगेगा इंसान को। तो टैलेंट जो है वो इंसान की ये सारी चीजें साइड में कर देता है, रेस्पेक्ट भर भर के निकल कर आती है। क्यों? उनके काम की वजह से। तो इंसान के काम पर फोकस देना चाहिए, ना कि उसकी नेचुरल चीजों के ऊपर जो कि उसके हाथ में ही नहीं है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है।
तो कोशिश करो कि चीजों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो टैलेंट के बेस पर। तो जो वेस्टेड चीज होती है यहां पर, अगर आप लोग देखोगे यहां पर, तो लो वेट होता है हाइट के हिसाब से। स्टंटेड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये रहता है कि लो हाइट रह जाती है एज के हिसाब से, यानी कि एज तो अच्छी खासी होगी यार, बच्चा ना 5 साल का हो गया, अभी भी ऐसा लगता है जैसे 1 साल का है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, उसकी हाइट कम रह गई है उसकी एज के हिसाब से। अंडरवेट क्या रहता है, लो वेट रह गया एज के हिसाब से, यार एज तो इतनी होगी, इसका वेट कम रह गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बोले जाते हैं। यहां लो वेट है एज के हिसाब से और यहां लो वेट है हाइट के हिसाब से, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये नॉर्मली बच्चों के ऊपर क्यों देखा जाता है कि बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो चेक की जाती है, तो उसके बेसिस पर यहां पर सारी चीजें निकल कर आती है। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जाती है, वहां पे आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा कि गरीबी, भुखमरी, पुअर्टी, इनको हटाने की बात की जाती है। तो सबसे पहले अगर इंसान एक गरीब होता है ना, उसको इतनी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है जिसकी कुछ हद नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, घर पे वैसे दिक्कत देखने को मिलती है। देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, जो इंसान को अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में, एक तो गरीब है घर में, ठीक है, और दूसरा उस गरीब घर में अगर एक ऊपर से बात करो, किसी गरीब घर में मान लीजिए बच्चे पैदा हो गए, एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये समझो उस लड़की की सामत आने वाली है वहां पर। क्यों? क्योंकि लड़के के लिए तो फिर भी सोचेंगे कि हाँ पढ़ा लो लिखा लो यार, इसको जॉब करवा लो, बाहर भेज दो, पर लड़की के पीछे बस इस तरीके से पड़े रहेंगे कि बस लड़की की शादी करो और यहां से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो, क्योंकि समाज में यही रहता है कि लड़की को बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से देखा जाता है। ये चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो रही हैं, पर लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि हम लोग इसको सीना ठोक कर बोल सके कि हाँ हम लोगों ने चेंज कर दी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुअर्टी में यहाँ पर लड़कियों को खासकर देखने को मिलती है, और ये उदाहरण अभी कोविड-19 के टाइम पर भी निकलकर सामने आया, ठीक है। इसी के साथ में जीरो हंगर के बारे में बात की जाती है, भुखमरी के बारे में, और हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले आता है। अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है और आप लोग यहाँ पर लेक्चर सुनने आ गए, तो आप लोग अंदर से जो है फिर भी वो वाला वाइब्स नहीं आएगी जो नेचुरल है। मतलब आप लोगों ने कई बार देखो मेरा गला खराब रहता है, मुझे फीवर था कुछ दिनों पहले, तब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मतलब पढ़ाते तो है उसमें कि हाँ ठीक है यार पढ़ाना है, सारी चीजें चलनी है, पर लेकिन इन रियलिटी में जो एनर्जी होती है नेक्स्ट लेवल की, जो बात करने का तरीका होता है वो सारा डाउन रहता है, क्योंकि अंदर से कुछ खराब रहता है, मतलब सिस्टम में कुछ झोल रहता है। तो ये वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के नाम पर आप लोगों को वर्ल्ड फूड डे देखने को मिलेगा, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इसी के ऊपर काम करता है, इसके ऊपर भी आर्टिकल आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे, आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सबको जब यहां पर काउंट किया जाता है, तो इसके बेस पर यहां पर हमारी रैंक सामने निकल कर आती है। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि यहां पर ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और कब से प्रस्तुत की जाती है। 2006 में स्टार्ट की गई थी यहां पर ये रिपोर्ट, अक्टूबर के महीने में प्रस्तुत की जाती है। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IFPRI, और इसी के साथ में यहां पर ये है बेसिकली वेल्थ हंगर लाइफ, इनके द्वारा मिलकर इस स्टार्ट किया गया था। पर आगे चलकर 2007 में इसमें आयरिस एनजीओ, जिसका नाम था कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो भी इसका पार्ट बन गई और को पब्लिशर बन गई, मिलकर पब्लिश करने लगे। 2018 में यहाँ पर जो GHI है वो ज्वाइंटली पब्लिश की गई थी यहाँ पर, इसके बाद में वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद IPFRI, जिसमें यहां पर इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट के अंदर में। तो यहां पर मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कभी 2 मिलकर करने लगते हैं, कभी 3 मिलकर, जैसे यहां पर क्या हो गया, आगे चलकर IFPRI है वो क्या हो गया, वो साइड में हो गया। अभी यहां पर ये दोनों पब्लिश कर रहे हैं, वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इस तरीके से इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर रख सकते हैं। ये 4 इंडिकेटर जो मैंने आप लोग को बताए, ये याद रखिएगा 3 डायमेंशन में, और 0 से लेकर 100 तक का आंकड़ा यहां पर देखने को मिलता है। और हमारी जो रैंक है वो अभी 111 है, याद भी रहेगा, एक और 11 है तो आप लोगों से पूछ रहे हैं तो याद रख सकते हैं इसके बारे में। बाकी बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल मुझे ऐसा लग रहा है किसी के जो लिखने वाले राइटर थे आज की डेट में, वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है इस पॉइंट्स में लिखा गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर आंसर भी लिख सको। अगर यहाँ पर कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में बात की जाए कि उसके फायदे क्या हैं, किस तरीके से कास्ट बेस्ड सर्वे रहता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके लिए आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार कर दिए गए। जैसे कि देखो यहाँ पर कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। जैसे सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को कास्ट बेस्ड सर्वे जो है ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, अच्छा हाँ गया, क्या है ये, क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को यहां पर कास्ट बेस्ड सर्वे आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो इसके बेनिफिट क्या हैं अगर आप लोगों से पूछे, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बोली गई है जो यहां पर, कि अब हमारे पास में पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड हमारे पास में डेटा है कि यार ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी ये है, ये SC है, ये ST है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल यहां पर कर पाएंगे, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वेलफेयर स्कीम में। उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसी तरीके की वेलफेयर स्कीम हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। फेयर रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अब मान लीजिए कितने लोग किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के आ रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन की जाए, उसी हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए, उसी हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो ये फायदा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की जा रही है और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अब सरकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज नहीं करेगी, ठीक है, कि हाँ भाई साहब उसी के बारे में सोच रही है, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि ये भी उल्टा भी पड़ सकता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज्यादा वोट है उसको अपीज करना स्टार्ट कर देंगे, पर दूसरी कम्युनिटी को पता है कि हमारी इतनी वोट है तो ये वाली चीज देखने को मिलेगी। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों है, दो धारी तलवार हो जाती है। पर सिटीजन को एक इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि हाँ इस इंसान को इतना बेसिक मिलना चाहिए। जैसे नहीं पॉपुलेशन के बेस पर हम लोग सेंसस कंडक्ट कराते हैं तो फिर वहां पर बात करते हैं कि इसको इतना रिसोर्सेज मिलना चाहिए। जैसे फाइनेंस कमीशन ने अपना डेटा प्रस्तुत करते हैं तो पॉपुलेशन के बेस पर भी चीज दी जाती है, वो सारी चीजें। फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक तरीके से, जैसे नहीं कई बार यहाँ पर एक तरीके से पता रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर किस पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो पॉलिटिकल गेन के लिए यहाँ पर इसमें एक तरीके से फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मिसयूज जो कास्ट सर्टिफिकेट का हुआ करता था ना पॉलिटिक्स के लिए, उन सब चीजों के लिए, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। पर फिर भी अगर बात की जाए, ऐसा नहीं है कि सब चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी, तो कई सारे प्रॉब्लम भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। वो क्या है अगर यहां पर बात की जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखते हैं। जैसे कि यहां पर बात की जाए कास्ट बेस जो सेंसस है ना, वो पॉलिटिकली एक तरीके से सोलिडिफाइड करेगा कास्ट के डिवीजन को। यानी कि अगर मान लीजिए कास्ट बेस सेंसस के बारे में बात की जा रही है, कास्ट बेस सेंसस आ गया, अब उसने बकायदा मोहर लगा दी है कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर। अब और अच्छे से उस कास्ट पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए लोग नजर आएंगे, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। अब जो भी चीजें चलेंगी यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हिस्टोरिकली जो रॉन्ग चीजें चल रही थी उस पर हम लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि हाँ यार ये चीजें हैं कि कास्ट को लेकर ऑलरेडी डिवाइडेड थे, अब और ज्यादा डिवाइडेड हो जाएंगे, अब अपनी कास्ट के बारे में बात चलेगी और चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा डाउन भी किया जाना चाहिए, पर लेकिन फिर वो आती है कि पर्टिकुलर कास्ट को पीछे छोड़ के चले गए। तो यहां पर रीजन क्या है गवर्नमेंट का इंटरवीन करने के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अगर बात करें तो हिस्टोरिकली इनजस्टिस होता है भाई साहब कम्युनिटी के साथ में, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है तो जरूरी है, इसीलिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रहता है, फिर निकल कर आता है कि यार हाँ संविधान में भी बोला गया कि रिजर्वेशन दे दो अपलिफ्टमेंट करने के लिए सोसाइटी में। तो ह्यूमन राइट का इशू आता है, इसलिए सरकार को आगे आना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिला सबसे बड़ी बात जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं ना, तो वो एक तरीके से जो कहीं ना कहीं सोशल जो यूनिटी होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक साइड पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आपस में मिलकर काम कर रही है, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी जो है उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कम्युनिटी चीजें यहाँ पर होने लगती है, तो वहां पर एक सोशल कोहेजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ में एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब पॉइंट्स में ये आर्टिकल लिख के दिया है भाई साहब राइटर ने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी अगर पोस्ट किया जाए तो एक अच्छा आंसर आप लोग लिख पाओगे, जिस तरीके से यहां पर चीज देखने को मिल रही है कि क्या क्या फायदे हैं, क्यों किया जाता है सरकार के द्वारा, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को इसमें अकेले आर्टिकल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको अटेंड भी कर सको, ठीक है। कुछ बच्चे एक बात रेगुलर बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में वर्ड रहते हैं 250 शब्द रहते हैं, हम तो स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी 250 शब्द में ही अपना आंसर पोस्ट किया करेगा। यार देखो आप लोग ना ये चीजें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग मान लीजिए आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर जैसे यूपी का पेपर आया उसमें भी ऐसे लिखना है, तो वहां पर 600 शब्द के करीब में आप लोगों को और कम शब्द में या फिर इस तरीके से आप लोगों को वैसे लिखना है, कहीं पर और कम में लिखना है। तो आप लोगों को क्या करना है अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर उतना ही करना है, यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के सामने वो तो ये न्यूज़पेपर आप लोगों के सामने आ गया, अब आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करें उसके हिसाब से आप लोग अपना काम कर लो। तो यहां पर ये अपने हिसाब से आप लोग अपने आंसर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो जो भी आंसर लिख रहे हैं आप लोग और उनका आंसर देखोगे तो हर एक बच्चा जो है वो अपने हिसाब से आंसर लिखता हुआ पोस्ट कर रहा है, तो आप भी अपने हिसाब से देख लो कि आपका आंसर कैसा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग इसको मॉडिफाइड कर लो। और दूसरा टाइम से आप लोग देख लिया करो, जैसे कि 2 बजे एक क्वेश्चन का आप लोगों को मॉडल आंसर मिल जाएगा, फिर दूसरे का मिल जाएगा 8 बजे, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना जो टाइम डिसाइड करके बैठ जाना। तो ये पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर जो टीचर है वो लिख रहे हैं, मैंने बोला था कि सर ये किस तरीके से कह रहे हैं कि सर इसमें लोगों को टाइम मिल जा रहा है अपने आंसर पोस्ट करने के लिए और आराम से चीजें हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ भी आप लोगों को वेट करना है, इमीडिएटली पेमेंट सेंड करने के बाद में हफरा तफरी मच मचाया करो। मैं कहता हूँ आप लोगों को, ये कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे सेंड किया, एक टीचर ने मुझे दिखाया, कह रहे कि देखो सर सेंड किया और 24 मिस कॉल कर दी इमीडिएटली यहाँ पर, ठीक है, ओनली 15 मिनट के अंदर में। तो यार
वेट करने के लिए बोला था 24 घंटे और 24 मिनट में मतलब इतनी सारी मिस कॉल कर डाली, तो ये सही बात थोड़ी ना है। तो थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पर एक बार सेंड करने के बाद में, ताकि आराम से आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है वो प्रोवाइड करा दी जाए आप लोगों को चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ हफरा तफरी हो रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं लिखोगे तो इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, अब तक नहीं लिखा तो एक दिन और सही, तो वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। तो आप लोगों को मैक्सिमम 3-4 घंटे के अंदर में आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके और थोड़ा सा पेशेंस रखो, और यहाँ पर पेशेंस नहीं रख रहे हो यार, यूपीएससी में कैसे पेशेंस रखोगे जहां पर आप लोगों को जाकर चीजें करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर पैलेस्टीन के बारे में ही बात की जा रही है, बेसिकली इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पर। और यहाँ पर इसमें डिफरेंट एंगल क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो देश हैं वो किसके साथ में खड़े हुए यहाँ पर रहते हैं, तो ये बताने की बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली अगर बात करेंगे तो फ्रांस को बड़े अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फ्रांस जो है वो हमेशा पैलेस्तीन के कोज के बारे में यहाँ पर बात करता है, पर लेकिन जो दूसरी कंट्री है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में रहती हैं। अगर बात करें जैसे यूके रह गया, पर लेकिन मैक्सिमम कंट्री जो है वो पैलेस्तीन के बारे में यहाँ पर बात करती हुई नजर आती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ओस्लो अकॉर्ड के बारे में। ओस्लो अकॉर्ड जो था ये यहाँ पर पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर बेसिकली यूज किया गया था। पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में शांति कैसे लेकर आनी है, और ऐसा नहीं कि एक अकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिलता है ओस्लो के बारे में जब बात करते हैं। ये 2 टाइम पर साइन किया गया, एक तो था 1993 वाला, ठीक है, जो ओस्लो अकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिला था। दूसरा फिर इसका पार्ट निकल कर आया था ये 1995 में, ठीक है, एक 1993 में, एक 1995 में, कि कैसे शांति बनाकर यहां पर रखी जाती है। इसमें बेसिक मुद्दा यह था कि शांति होनी चाहिए, यानी कि पीस होना चाहिए, और इसी के साथ में कैसे एक्सपेंशन यहां पर हो रहा है, जो पैलेस्तीन जो किस तरीके से इजराइल यहां पर अपना एक्सपेंशन कर रहा है, और कैसे यहां पर आज के डेट में एक बैलेंस बनाकर चलना है यहां पर दोनों के बीच में, ताकि दोनों वहां पर रह सके। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई थी, और सीज फायर करने की कोशिश की गई थी, कॉन्फ्लिक्ट को जो शांति में एक तरीके से सुलझाने की कोशिश की गई थी। तो ये चीजें यहां पर देखने की बात की गई थी, यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग देखोगे यहां पर हमारा जो है आज की डेट में वो किस तरीके से यहां पर रिएक्ट कर रहा है, इतना क्रिटिकल होकर क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री है, ठीक है। पर लेकिन उस हिस्ट्री को भी आप लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर पास्ट में देखोगे तो उनकी भी ज्यादा अच्छी कंडीशन रही नहीं है, वो भी टेररिस्ट वाली हरकतें करते हैं, नॉर्मल तरीके से बात करने के लिए तैयारी नहीं है। तो एक तरीके से यहां पर आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो पुराना पॉलिटिकल गेम भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जैसा खेला गया पुराने टाइम पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, और यहां पर इजराइल को और यहां पर जो अरबियन कंट्री है उनको पैलेस्तीन के द्वारा सपोर्ट कर देखिए। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है, अगर आप लोग देखो सीरिया जो है इतने दिनों तक महाभारत बना रहा, क्यों? क्योंकि वहां पर रसिया और यूएस से लड़ रहा था। रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कहने के लिए सीरिया के अंदर सीरिया की एक तरीके से सिविल वॉर चल रही थी। तो ये हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा। रियलिटी में लड़ाई तभी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी जब पड़ोसी दूसरे के आकर नहीं, अच्छा उसने तुझे ऐसे बोल दिया यार, ये कैसे हो गया, अरे तुरी तो बेइज्जती हो गई यार सब जगह, तो वो सबसे सिचुएशन खराब होती है, और वही यहां पर देखने को मिली। तो इसमें ओस्लो अकॉर्ड के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और यहां पर इसी के टाइम पर जो बात करने वाला ग्रुप था उसको बोलते हैं पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ के साथ में मिलकर यहां पर साइन किया गया था। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और पीएलओ के लीडर थे, जिनके द्वारा मिलकर यहां पर यह काम किया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही हैं। तो कुछ यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं इसे बीच बीच में, तो उससे क्या होता है आप लोग इससे प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता रहता है कई सारे, क्योंकि ये पब्लिकली वैसे नहीं आएगा लिखा हुआ कि हाँ ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये आर्टिकल में लिख दिया राइटर ने, तो फायदा क्या होगा आर्टिकल पढ़ने का, एडिटोरियल पढ़ने का। तो ये होता है कि इससे डायरेक्ट आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई आएगा नहीं यहां पर ओस्लो अकॉर्ड के बारे में, तो ये बताते रहेंगे पैलेस्तीन के इतने मर गए, इजराइल के इतने मर गए। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यहां पर एडिटोरियल में आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहां पर राइटर लिखते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसको समझकर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को जो है उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर हमास ने गलती कर भी दी है तो कैसे हम लोग शांति में लेकर चल सकते हैं। एक दूसरे को ब्लेम गेम करना ये एक ऐसा इशू रहेगा कि फिर से वही बात कि एक इंसान की आंख फोड़नी है दूसरे इंसान को एक तरीके से वो करने के लिए, तो फिर फोड़ते रहो, फिर तो दिक्कतें होनी है यार, ठीक है। तो ये वाली बातें आप लोग समझ सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं। कावेरी को लेकर हमारे देश के अंदर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था डिस्प्यूट, अभी नया मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी 16 तारीख से क्या करेंगे, ये पानी छोड़ना स्टार्ट करेंगे, और वो 16 तारीख से जो पानी छोड़ा जाएगा वो 31 तक चलने वाला है। तो उसके चलते यहां पर अभी ये बात कर रहे हैं
कि जो यहां पर अभी ये डिसीजन दिया गया था उसके खिलाफ बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आर्टिकल, कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। एक बच्चा कह रहा था सर इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, वैसे मैंने डिस्कस कर रखा है, आज फिर इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडिटोरियल भी आए पास्ट में गई, तो फिर से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में अच्छे से यहां पर इसके बारे में बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन भी आप लोग का बिल्कुल दूर हो जाए। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, ज्योग्राफी के साथ भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं और रेगुलरली न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि कवर नहीं किया जाएगा, टाइम टू टाइम जब मुझे लगेगा ठीक है अब टाइम आ गया तो उसको कवर कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग बेशक एक टेंशन मत रहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से। अभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर लड़ाई रहती है, कावेरी रिवर को लेकर। और ऐसा नहीं कि अभी की लड़ाई है, ये सदियों लंबी पुरानी लड़ाई यहां पर चली जा रही है, जिसमें कर्नाटका जो है वो पानी छोड़ने से मना करता है और तमिलनाडु जो है वो बार बार इस मुद्दे को लेकर फिर कोर्ट में जाता है। अभी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिली इस आर्टिकल के अंदर में, वो आप लोगों को सुनकर भी हंसी आएगी। कर्नाटका जो है वो पहुंचा कोर्ट के अंदर में कि अब की बार जो बारिश है वो 53% कम हुई है, इसलिए मैं तमिलनाडु को पानी नहीं दूंगा। जो तमिलनाडु को पानी देने की बात की गई है वो ऐसा नहीं कि एकदम कर दी गई है, ये काफी लंबे समय से एक लड़ाई चली हुई आ रही है कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी को लेकर। इसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, उसने ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया 2007 में। फिर उससे भी लोग खुश नहीं हुए तो मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और बोला कि भाई पानी को ऐसे ऐसे बांट लो। तो यहां पर सबसे ज्यादा पानी जो हिस्से में आता है वो आता है तमिलनाडु के, दूसरे नंबर पर जो हिस्से में आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका के, तीसरे नंबर पर केरला के और चौथे नंबर पर पुडुचेरी के। यानी कि टोटल मिलाकर 4 पार्टी हैं इस पर्टिकुलर पानी के बंटवारे के अंदर में। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि कर्नाटका ने बोला कि यार 53% जो है वो बारिश कम हुई है, तो इसलिए मैं तमिलनाडु को अब की बार पानी नहीं दे पाऊंगा। ये कोर्ट ने बोला कि मेरे पास मत आओ, मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, इस मैटर में हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। आपके लिए एक पर्टिकुलर हम लोगों ने ऑथोरिटी बना रखी है जिसको बोलते हैं CWMA। ये क्या है? इसका नाम है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें एक्सपर्ट रहते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि पानी देना है कि नहीं देना है, उनसे जाकर बात करो। कर्नाटका जो है उनके पास भी जाकर सेम बात बोलता है कि देखो जी अब की बार 53% पानी जो है वो कम बरसा है, तो इसलिए मैं तमिलनाडु को पानी नहीं दूंगा। इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मतलब एक तरीका जोक बोल सकते हो आप लोग, जिसको सुनकर मुझे हंसी आ गई। उन्होंने बोला कि यार कर्नाटका तू ये बता कि जब मॉनसून जो है फुल होता है, यानी कि 100% होता है और 100% से भी ऊपर होता है, तब तो तू ये नहीं बोलता कि अब की बार बारिश ज्यादा हो गई है, मैं तमिलनाडु को थोड़ा सा ज्यादा पानी दे देता हूं। तब तो तुम कोई जिक्र नहीं करते, तब तो तुम ये कहते हैं कि जिस तरीके से पानी का बंटवारा हो रखा है बेसिकली उसी तरीके से पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं दूंगा। पर जब पानी कम होता है तब तुम जरूर कहते हो कि पानी अब की बार कम है, कि अब की बार हम पानी नहीं दे पाएंगे। ये कैसी मजाक है यार, ये तो बता दो। तो कर्नाटक को समझ ही नहीं आया क्या बोलना है, क्योंकि बात ये सी पूछ ली कि जब पानी खूब आता है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा आता है भर भर के, तब तो तुम बेसिकली कुछ बातें ही नहीं करते हो। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को हमेशा से बड़ा ही क्रिटिकल माना जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, और उस टाइम पर तो मुद्दा और गहरा जाता है जब यहां पर ये पॉलिटिकल मुद्दे की तरीके से एक दूसरे के सामने निकल कर आता है। और आप लोगों को पता है जिस मुद्दे पर पॉलिटिक्स खेली जाती है वो अलग ही रंग में निकल कर आता है। अभी यहां पर मुद्दा ये आ गया सीधे सीधा कि कर्नाटका को बोला गया है कि आपको 5000 क्यूबिक वाटर जो है पर सेकंड के हिसाब से तमिलनाडु को देना है, वो भी कब तक? 27 सितंबर तक का। ये बातें यहां पर बोल दी गई है। तो कर्नाटका को कुछ भी रोए मन से या फिर खुश मन से कुछ भी बोल लो, कर्नाटका को वो पानी जो है वो छोड़ना पड़ रहा है। और ये पानी छोड़ने की वजह से कर्नाटका जो है वो काफी दिल से दुखी भी है, दिल भारी हो रखा है उसका, क्योंकि उसकी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था, पानी कम है, कई सारे लोग जो है पॉलिटिकल गेम बना देते हैं, तो वो सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही थी। पर फिर भी कर्नाटका को पानी जो है वो छोड़ना यहां पर पड़ रहा है। एक और मुद्दा है, 26 सितंबर को यहां पर अभी एक पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है कावेरी वाटर मैनेजमेंट की। उसमें यह बोला जा रहा है कि यार ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप लोग इसको कि पानी ज्यादा आ रहा है तो नहीं छोड़े, ज्यादा आ रहा है तो छोड़ देंगे, कम आ रहा है तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला सेट कर लो ना कि परसेंटेज के हिसाब से कर लो कि पानी ज्यादा आएगा तो ज्यादा छोड़ा जाएगा और पानी कम आएगा तो कम छोड़ा जाएगा। ऐसे भी तो आप लोग कोई एक ड्रिफ्टिंग व्यू, आप लोग एक तरीके से ड्रिफ्टिंग फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का व्यू वैसे भी नहीं मिलता है कर्नाटक और तमिलनाडु का। तो फॉर्मूला इस तरीके से लेकर चला जाए
ताकि वो इस तरीके का फॉर्मूला बने जो कि वोटर का डेफिशिएट हो तो उस तरीके से उस को एक तरीके से डिस्कस किया जाए। तो यानी कि और ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से इस मैटर को देखने की जरूरत है और सारा मुद्दा ये बोला गया कि इसको एक्सपर्ट के तरीके से ही देखना है, इसमें पॉलिटिक्स जो है वो अंदर नहीं ठूंसनी है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स इसके अंदर में चली जाती है तो उस रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल की वो प्रॉब्लम है उसको सब इग्नोर कर देते हैं। अब यहां से आगे जो कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सुनकर आप लोगों के मजे आने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जिसमें कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पूरा मुद्दा क्या है, अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे। ये पर्टिकुलर जो मुद्दा निकल कर आता है, ये मुद्दा निकल कर आता है हमारे देश के अंदर में, जब हमारे देश के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आते हैं। अलग अलग राज्य उनके बीच में बंटवारा होता है, अलग अलग बाउंड्री बनती है। जैसे रिसेंटली 2014 में अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से निकालकर तेलंगाना अलग राज्य बना दिया, तो नदियां भी बटी होंगी। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर आप लोगों के देखा होगा देश के अंदर में कई सारे राज्य हमारे देश में बनाए गए, तो उस टाइम पर रिवर के बंटवारे हुए तो फिर लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई। तो रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया 1956 में और इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट एक्ट भी बनाया गया 1956 में। ये दो कानून जो है जब हमारे देश के अंदर में नदियों के बीच को लेकर लड़ाई होती है तो ये दो कानून काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार पानी की लड़ाई हो रही है तो हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा ये बताओ पानी किस मैटर के अंदर में रखा गया है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन बनता है। वोटर जो है वो 17 एंट्री के अंदर में रखा गया है जो कि स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आता है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट की ही कैटेगरी में आता है, यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में भी आ जाता है जब पानी की बात हो जाती है दो राज्यों से बीच के बारे में। यानी कि जब एक राज्य की बात है तो सही है, पर लेकिन अगर रिवर जो है वो इंटर स्टेट रिवर हो गई तो क्या होगा, अब तो 2 राज्यों में चली गई, तो फिर इस मुद्दे को देखेगा पार्लियामेंट यानी कि सेंटर। अब यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछ ले आते हैं। और अगर आप लोग उस राज्य से निकल कर आते हैं जिस राज्य में से ये रिवर बहकर गुजरती है और इस राज्य में लड़ाई है बेसिकली पानी को लेकर, तो आप लोगों के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ये सारे के सारे जो लड़ाइयां हैं ये लंबे समय से चली हुई आ रही है हमारे देश के अंदर में। 1969 से लेके और फिलहाल प्रेजेंट टाइम तक के भी मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और कौन कौन से राज्य हैं ये आप लोगों के सामने हैं। अच्छा ये बताइए इनमें से किस राज्य से आप लोग आते हैं या फिर आप लोगों के राज्य से रिलेटेड कौन सा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसको थोड़ा सा और तसल्ली में अगर आप लोगों को समझना है तो ये पिक्चर इसको और बुक भी दिखाती है, रिवर भी आप लोगों को दिख जा रही है यहां पर और इनके बीच में लड़ाइयां भी आप लोगों को दिख जा रही है। पर मुद्दा यहां पर यह निकल कर आता है, अगर आप लोग जाकर हमारे संविधान के अंदर में झांकोगे तो संविधान के अंदर में कहीं ना कहीं ये फोकस किया गया है कि जब भी 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर लड़ाई होगी तो यहां पर जो काम करेगा इसको सोल्यूशन निकालने का, वो काम दे दिया गया है किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसको लेकर पार्लियामेंट बार बार ये बोलती है कि इस मुद्दे के ऊपर जो है कोर्ट जो है वो एंट्री नहीं करेगा, ये मुद्दा हमारा है और हम ही इस मुद्दे को निपटाएंगे, ये बातें बोली जाती है। एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है उसके अंदर में प्रोविजन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके तहत यहां पर ये कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर में एंट्री ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई तो वहां पर पता नहीं केस कब तक खिंचता रहेगा और फिर केस पर केस, तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो इसीलिए बोला गया है आर्टिकल 262 के अंदर में, 262 यानी कि 262 में कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें हैं तो साफ साफ बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो यहां पर इस मुद्दे को देखेगी, कैसे पानी को कंट्रोल करना है, कैसे यूज करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 राज्यों के बीच में। और पार्लियामेंट जो है वो यहां पर प्रोवाइड कराएगी नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नोर द हाई कोर्ट। ये 2 कंडीशन जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोल दी गई है, यानी कि आर्टिकल 262 में ये बोली गई है कि अगर 2 राज्यों के बीच में लड़ाई होती है तो पार्लियामेंट ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी। ये पॉइंट 1 में बोला गया आर्टिकल 262 के। पॉइंट 2 में ये बोला गया है कि अगर ये लड़ाई जो है ये और भी आगे बढ़ती है किसी भी तरीके से तो पार्लियामेंट ही सॉल्यूशन निकालेगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एंट्री करेगा ना ही हाई कोर्ट एंट्री करेगा। इस आर्टिकल को लेकर बेसिकली पार्लियामेंट कूदती फिरती थी कि भाई साहब हम ही सॉल्यूशन निकालेंगे, हम ही सॉल्यूशन निकालेंगे, कोर्ट तो इसके अंदर में एंट्री नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर रुकिए रुकिए, अभी तो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2018 में, ये सुप्रीम कोर्ट रजनीकांत की तरीके से कैसे एंट्री कर गया फिर इस मुद्दे में। अब यहां से पूरा माहौल बदल जाता है। उन्हें कहते कि जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, तो वो माहौल अब आप लोगों को यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा, जो कि पूरा इस आर्टिकल का एक बोल सकते हैं आप लोग जाने इस आर्टिकल की जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार लोगों से पूछा गया कि ऐसा कैसे
कि आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, फिर तो ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर डिसीजन देता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये कमाल होता है यहां पर हमारे संविधान के अंदर में दूसरे आर्टिकल की वजह से। अब ये आर्टिकल जो बताने जा रहा हूं ना, इनको याद रख लेना, और जब मैं बोलता हूं याद रख लिया करो तो थोड़े से सीरियस हो जाया करो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाग भाग कर, ठीक है। एक आर्टिकल तो आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 131 यानी कि 131 आर्टिकल। 131 आर्टिकल में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर दो राज्यों के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई होती है तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमारे पास में है कि हम ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब अगर दो राज्य लड़ रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ में लड़ रही है तो केस का बंटवारा, केस का निपटारा हम करेंगे, यानी कि उसके मालिक हम होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये आर्टिकल 131 में लिखा है। ठीक है, अभी भी नहीं मान रहे? ठीक है, हम तुमको मनाने के और तरीके हैं हमारे पास में। ऐसे मत लो कि हम एक ही बात बोलेंगे, तुमको बहुत सारी बातें बताएंगे। अब दूसरी बात पर आ जाओ। एक आर्टिकल है 136, इसको आर्टिकल बोलते हैं 136। अनुच्छेद 136 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रिब्यूनल अगर यहां पर अपना बेसिकली काम करता है, ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देता है और ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर कोई यहां पर खुश नहीं होता है, ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन यहां पर पास कर दिया, उस ऑर्डर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट यहां पर देखेगा आराम से। यानी कि फिर से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गई। चलो मान लेते हैं, तुम सेंटर को बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, मान लेते हैं कि तुम इन दोनों आर्टिकल से भी सहमत नहीं हो कि नहीं हम नहीं मानते, मजा नहीं आया, तो तुम्हारा मजा हम बिल्कुल देंगे, और वो मजा है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र याद रखना, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को दिखे कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो तुमको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। और ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए तुम किसी भी हद तक पार जा सकते हो। यानी कि अगर ये मैटर अगर आप लोगों को लग रहा है, बिल्कुल आप लोग ऐसा बोल सकते हो। इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दी कि भाई साहब अगर कोई मैटर ऐसा आ जाए ना और तुमको लगे सोसाइटी के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बिना सोचे समझे उस केस में घुस जाना, ठीक है। तो ये बाईपास एंट्री है सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी मैटर में घुसकर उसमें कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने की। तो यहां पर ये 3 आर्टिकल ऐसे आते हैं जिसके सामने सरकार जो है घुटने टेक देती है और फिर बोलती है जहां पना तुसी ग्रेट हो, इस पर्टिकुलर केस में एंट्री करो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पर एंट्री कर लेते हैं। तो ये पूरा मुद्दा मैंने आप लोगों को समझाया, यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहां पर आता है, किस एंट्री में आता है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब जब कावेरी के ऊपर ये सारा बवाल हो रहा है तो कावेरी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और पता होनी चाहिए, क्योंकि कावेरी एक रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। ये ताल कावेरी इसी के साथ में ब्रह्मगिरी हिल से यहां पर निकल कर आती है, जो कि ये कर्नाटका के अंदर में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसको यहां पर कोडागु भी बोलते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है और जाकर कहां गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अप्रोक्सीमेट 805 ये किलोमीटर इसका एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी भी हैं, जैसे कि काबिनी हो गया, भाविनी हो गया। तो ये ज्यादा रटनी नहीं है, पर हल्का सा अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो याद जरूर रख लेना। फ्लो तो होती है कर्नाटका और तमिलनाडु से, पर लेकिन फायदा केरला और पुदुचेरी को भी होता है, वो याद रखना। इसका कई जगह यूज किया जाता है, जैसे इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसी के साथ में कृष्णा राजा सागर डैम और मित्तूर डैम आप लोगों को इसी के साथ में कनेक्टेड नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसकी एंसेंट जो एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूजा जाता है, तो ये सिग्निफिकेंस है दोनों राज्य के लिए। तो इसलिए भी आप लोग देखते हैं दोनों के बीच में लड़ाई पानी को लेकर है, जो भी आप लोगों को बता दी, और उसको सुधारने के लिए काम करती है कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में काफी रीजन भी देखने को मिलते हैं कि इसके ऊपर कई सारी और दिक्कत रहती है, जैसे पोल्यूशन हो गया, सैंड माइनिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया। ये तो हर एक रिवर के लिए आप लोग लिख सकते हैं, ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो बहुत ही बड़ी समस्या ये सामने निकल कर आती है, ये हर एक रिवर के लिए, ठीक है। अब मजा आ गया आर्टिकल में। अब इस क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए और मजा आ जाएगा कि डिस्कस द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा एक ऐसा रीजन है जो कॉन्टिन्यूअस चला हुआ है आज की डेट में, और कैसे ये फेडरलिज्म के ऊपर भी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो डिस्कस करना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है, ये एक तरीके से आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस इशू इन द इंडियन फेडरलिज्म आज की डेट में भी, क्योंकि ये सारी बातें मैंने बता दी, इनमें से मुद्दे आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इसी के साथ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे गए हैं। तो कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ, वरना फीडबैक जरूर देना। 1 सेकंड लगेगी, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यहाँ पर इलेक्शन हुए, तो यहाँ पर ये राइटर जो है बेसिकली ये बताने की कोशिश करें कि कारगिल जो यहाँ पर अभी पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्शन देखने को मिले, तो वहां पर जब आर्टिकल 370 चेंज किया गया था, जो सेपरेट किया गया लद्दाख को बेसिकली आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर से, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वोट डाली है। लोग ऐसा कुछ चाह नहीं रहे थे, ये यहाँ पर अभी इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा है। हिस्टोरिकली आप लोग देखोगे जो कश्मीरी हैं और जो लद्दाख के में रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहा करते थे काफी लार्ज स्केल पर लेकिन जब से चीजें चेंज हुई तो यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई। जैसे मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी यहां पर डिस्कस किया था, तो यहां पर जैसे कारगिल वाला रीजन हो गया, एक सेकेंड, कारगिल वाला रीजन हो गया, यहाँ पर लेह वाला रीजन हो गया, ये बेसिकली आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवीजन होता हुआ यहाँ पर नजर आया। तो जो इलेक्शन थे यहाँ पर, इलेक्शन ने क्या चीज दिखाई, इलेक्शन ने ये चीज दिखाई कि जो उन्होंने वोट दी है वो यहाँ पर एक यूनाइट पर्टिकुलर एरिया के लिए वोट दी है, ऐसा यहाँ पर राइटर आप लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेजेंट टाइम पर चीजें चेंज हो गई हैं, पहले कैसा था एरिया अभी कैसा हो चुका है, मतलब उनके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहाँ पर, जो डाइवर्सिटी है दूसरी कम्युनिटी के बारे में सोचा जाए, जैसे रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी होती है, तो सबको साथ में लेकर चलने वाली बात है। और जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बारे में बात की जाती है, तो वो कई बार ज्यादा हो जाता है, यानी जहां ज्यादा एक पावरफुल कम्युनिटी है दूसरे को इग्नोर करते हैं। तो जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चला जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शांति तभी रहेगी जब लोगों के बीच में बैलेंस रहेगा। तो ये आर्टिकल कई बार आप लोग के आ चुके हैं, तो बस आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जब से हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, तब से एक तो गुप्कर अलायंस है, वो बोलता है कि यहां पर यूनाइट करना है, फिर से यहां पर आर्टिकल 370 फिर से लेकर आना है, फिर से जम्मू एंड कश्मीर का संविधान इंप्लीमेंट करना है। ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, हालांकि ये अगर मुद्दा देखा जाए तो ये मुद्दा ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम पर और ज्यादा आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब भी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की बात यहां पर की जाएगी, तो उस टाइम पर देखने को मिलेगा रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर क्या कंडीशन है। तो यहां पर अभी जम्मू एंड कश्मीर को एक इलेक्शन वाली यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की जा रही है। जैसे नहीं हमारे देश के अंदर में पुदुचेरी है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, दिल्ली है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, तो ये तीसरी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी जहां पर इलेक्शन होते हैं। अच्छा, कितनी सारी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है, ये आप लोग बताइए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये रिसेंटली अभी स्टेट पीसीएस के अंदर ही पूछा गया था। इसका आंसर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर आप लोगों को बनना है, अगर आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं, तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी के अंदर में, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए, अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए, और अगर आप लोगों को प्रधान, गांव का प्रधान बनना है तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए। इन क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आप लोगों से चाहिए। अभी ये क्यों आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को पता है कि आज की डेट में अगर आप लोगों को वोट डालनी है तो आप लोगों की एज कितनी होनी चाहिए। ये तो नहीं डाउट किसी को कि ऐसा भी है कि ये भी नहीं पता फिर तो ठीक है, फिर तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ठीक है, 18 साल या फिर उससे ऊपर अगर आप लोगों की एज हो गई है तो आप लोग जो है वोट डाल सकते हो, तो यहाँ पर वोटिंग अधिकार आप लोगों को मिल जाता है। पर लेकिन यहाँ पर अभी ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि हाउस के एक पैनल ने ये रिकमेंड किया है कि लोअर कर दो एज, असेंबली में अगर किसी को कॉन्टेस्ट करना है उसकी एज 18 कर दो। और इसके ऊपर पूरा जो है घमासान आर्टिकल पे आर्टिकल छाप दिए गए उठाकर, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, ये आसान नहीं है। आगे नहीं कहते कि मौत का दरिया है, तैर कर जाना है, पर लेकिन ये एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में अगर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो आप लोगों की जो एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। ये सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बनना है तो आप लोगों की एज जो होनी चाहिए वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल एक डिसेंट एज है, यानी कि अगर आप लोग आज की डेट में IAS ऑफिसर बनना है तो आप लोगों की एज जो है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए आपकी एज जो है वो 21 साल है। इवन पहले हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता ही है कि 18 साल थी जो अभी रखी गई है एज, पहले ये 21 साल ही हुआ करती थी। यानी कि वोटिंग डालने की भी एज जो थी वो 21 साल हुआ करती थी। अभी हमारी जो एज है उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया है। पर लेकिन आज की डेट में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, जो इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली, वो यहाँ पर ये है कि 25 साल एज रखी गई यहाँ पर अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बनना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि हम लोगों को इस एज को घटाकर 18 साल कर देना चाहिए। क्यों? अगर देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में आप लोग सांसद बोलते हो, वो जो सांसद होता है उसकी एज आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों को सांसद बनना है तो यहाँ पर 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। और 25 साल की एज में जब सांसद बन जाएंगे तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे।
पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सोचने वाली यहां पर यह है कि 18 साल इसको करने की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से गड़बड़ घोटाले वाली कैटेगरी में आ रहा है। यानी कि 18 साल, 21 साल आप लोगों को आईएएस बनने की एज रखी गई है, उससे भी पहले 18 साल आप लोग अगर चाहो तो आप लोग क्या बन जाएंगे, आईएएस के भी सर पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर लोग क्या कहेंगे, भाई यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, सीधे इलेक्शन लड़ने हैं, है कि नहीं। यूपीएससी तो 3 साल बाद में बनेंगे जाके, तो यहां पर 18 साल है। ये पर्टिकुलर मुद्दा बोला क्यों जा रहा है, क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ बहुत सही चीज बोल दी भाई साहब। उन्हें बसी का आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों ने एक बार सोचा कि वाटर कूलर जो है उसको खींच के लेकर आना है, उस टाइम पर लग रहा था बहुत बढ़िया विचार है। तो आखिर ये बढ़िया विचार क्यों लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पर सोचने का दायरा ही इतना था। अभी यहाँ पर इनको ये बढ़िया विचार क्यों लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऐसा प्रोविजन है कि 18 साल जो है यहां पर अपना नेशनल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अपोज किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि एक ऐसा इंसान 18 साल का जो बच्चा है, आप लोग ये बोलते हो कि 18 साल से नीचे हर एक जगह हम क्या बोलते हैं कि बच्चा है, 18 साल का होते हुए इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालेगा, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने का, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर में आ जाएगी। मतलब आईएएस बनने के लिए भी आप लोग इसको बोल रहे हैं कि 21 साल एज रखो। यहां पर आप लोग एक 18 साल के बच्चे को आप लोग बैठाओगे, तो क्या वो जिस तरीके से उसकी मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, जिस तरीके से उसका एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्यों क्या वो अप टू द मार्क यहां पर रहने वाला है। 18 साल में तो कईयों की ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं होती है, अगर ढंग से बोला जाए तो। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो क्या चाह रहे हैं, मतलब सारे 10वीं 12वीं पास जो है सारे पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाएं। तो ये आप लोग देखो, कई सारे लोग यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे यहां पर ये आया तो इसके ऊपर कई सारे ट्विटर पर कमेंट होने लगे कि पॉलिटिशियन ये चाह रहे हैं कि 25 साल तक इनके बच्चों को वेट न करना पड़े अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, 18 साल की एज में जो है इनको इलेक्शन में उतार दो। ये बेसिकली बोली जा रही है बात है। इससे आप लोग कितने सहमत हो कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है या फिर नहीं, आप लोग ही क्या रहे हैं। तो इसको अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करोगे, या क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से एज, तो यहां पर स्टैंडिंग कमेटी जो है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, उसके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया कि 25 से घटाकर 18 कर दो, यानी कि 7 साल कम कर दो। अगर ये सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, तो क्या इससे रिलेटेड हमारे संविधान में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हाँ ऐसी चीजें हैं, हम लोग 25 ही क्यों रख रहे हैं, हम लोग ये रख रहे हैं, इसके बारे में कहीं लिखा हुआ है क्या? जी हाँ, हमारा पवित्र संविधान जो कि हमारी एक सबसे प्यारी सी किताब है, उसमें ये सारी बातें मेंशन कर रखी हैं। अगर आप लोग इसको ढंग से जाकर पढ़ोगे, यहां पर बोला गया साफ साफ कि अगर लोकसभा यानी कि अपनी जो हमारी पार्लियामेंट है, बेसिकली उसका लोअर हाउस जो है लोकसभा, और असेंबली जो स्टेट के अंदर में होता है, अगर वहां पर आप लोगों को जाकर बैठना है, यानी कि लोगों के हाउस में जाकर बैठना है, यानी कि डायरेक्टली जनता के साथ में कनेक्ट होना है, तो 25 साल आपकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है, 25 साल की एज में आप लोग देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप लोगों को संविधान में प्रोविजन देखने को मिलेंगे मिनिमम के। इसी के साथ में बात की जाती है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को मैच्योर हाउस भी बोलते हैं। जिस तरीके से राज्यसभा है, ऐसे ही स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जैसे कि यहां पर लोकसभा है, ऐसे यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जैसे कि यहां पर राज्यसभा है। इसमें जो एज होनी चाहिए वो आप लोग की 30 साल एज होनी चाहिए अगर राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हो आप लोग। और इनके बारे में बकायदा आर्टिकल हैं। आर्टिकल 84B में बोला गया है इसके बारे में, लोकसभा वाले के बारे में, और आर्टिकल 173B में बोला गया है किसके बारे में, राज्यसभा वाले के बारे में। तो ये एक तरीके से बकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि ये एक संवैधानिक मैटर है। अगर इसको चेंज करना है आप लोगों को कल को, तो संविधान के अंदर में चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा, यहां पर 18 साल जो है वो वोट डालने की एज है यहां पर। ठीक है, इसको लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि यहां पर 18 साल वोट डालने की एज है, और अपना एक तरीके से जो लड़के की एज रख रखी है आप लोगों ने शादी करने की, वो 21 साल रख रखी है। यानी कि देश के लिए वो प्रतिनिधित्व चुन सकता है कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए 18 साल की एज में, पर लेकिन अपने लिए वो अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकता वो 18 साल की उम्र में। उसके लिए जो एज आप लोगों ने रख रखी है वो 21 साल रख रखी है यहाँ पर। तो उसके बारे में भी कई बार यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है। लड़की की एज 18 साल का रखी है, उसको अभी कई बार बात बोली गई कि एटलीस्ट 21 साल कर दो। उसके पीछे क्या रीजन था कि एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेगी वो लड़की। आप लोग खुद सोचें, यहाँ पर कई सारे बच्चे जब यूपीएससी का फॉर्म आता है, ये बकायदा मैसेज आते हैं कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, हम अभी ग्रेजुएशन में हैं। ठीक है, यहाँ पर सोचो सारे के सारे 12वीं पास जो है वो आप लोगों को पार्लियामेंट में बैठे मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है।
आर्टिकल 326 में ये जो पर्टिकुलर एज है, इसके बारे में अगर आप लोग देखोगे वोटिंग एज के बारे में बातें की जाती है। इसके बारे में कुछ और बातें अगर मैं बेसिक आप लोगों को बताऊं, जैसे मिनिमम एज वोटिंग की पहले हमारे देश के अंदर में 21 साल हुआ करती थी, पर लेकिन फिर इसको आगे 1988 में इसको घटाकर 18 साल कर दिया, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। अब आप लोग ये सोचो, पहले 21 साल का वेट करना होता था, उसके बाद में जाकर आप लोग जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग जो है यहां पर एक वोट डालने का अधिकार आप लोगों को मिल सकता था 21 साल तक। अब ये अधिकार आप लोगों को 18 साल की उम्र में मिल गया। तो इसका मतलब पहले जो यहां पर अभी 3 साल का गैप आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस टाइम पर जिनको वोटिंग का अधिकार मिला, और ज्यादा लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें जो थी आर्टिकल 326 में है यहां पर लेकिन जब ये किया गया तो ये ऐसा नहीं था कि रैंडमली हो गया। ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 61वां संविधान में संशोधन किया गया था 1988 में, तब जाकर यहां पर इसको लाया गया और फिर आगे चलकर मार्च 1989 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोविजन के थ्रू हुआ यहां पर। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान में किया गया, इसको ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन 61st ये अमेंडमेंट 1988 के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, इसने हमारे संविधान के अंदर में एज जो थी उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया था। अब इसी एज पर ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है लड़ने वो भी यहां पर स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप में से कितने सहमत हैं? कौन कौन को लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो यस बताइए, अगर नहीं होना चाहिए तो नो बताइए, और नो का रीजन क्या है ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। चलिए, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन भी है, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। अच्छे से अटेम्प्ट करिए। स्टेटमेंट है 3 आप लोगों के सामने और ढंग से आप लोग इनको पढ़िए। बोला गया कि प्रेजेंटली द मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, ये 21 साल है हमारे देश के अंदर में। दूसरा बोला गया टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल द मिनिमम एज इज 25। और इनके बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 84 में है और इसी के साथ में आर्टिकल 173 में है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या ओनली 3? सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से? आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। तो बहुत ही तसल्ली में ये सारी चीजें अभी आप लोग को बताई है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे जिस तसल्ली में आप लोग को पढ़ा है। तो यहां पर सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो क्या है यहां पर? आंसर तीसरा है यहां पर सही, क्योंकि यहां पर प्रेजेंटली एज जो है यहां पर लोकसभा के बारे में वो 25 है, तो यहां पर वहां 30 है, ना कि जो यहां पर क्वेश्चन में बताई गई है कि 21 है और 25 है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा उसका आंसर जरूर बताना। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों को 4 पोस्ट पर जाना है तो चारों पोस्ट के, हालांकि आप लोगों को आधा तो बता ही दिया अब तो कंफ्यूजन कम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर किया जाएगा, बताना जरूर, ओके। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो उड़ीसा में आना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली कहां पर आती है नॉर्मली? तो चिल्का लेक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी उड़ीसा के अंदर में। तो यहाँ पर ये सारी माइग्रेटरी बर्ड जो है आप लोगों को आती हुई नजर आती है। तो चिल्का लेक यहाँ पर तुरंत इमीडिएटली न्यूज में आ जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक है, ब्लैकिश वाटर लेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो कनेक्टेड है एक रिवर, याद रखिएगा दया रिवर है। सबसे बड़ी बात है कि रामसर साइड भी है। चिल्का लेक जो है फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जो कि रामसर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस कन्वेंशन के अंदर में डाला गया। और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो उड़ीसा के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है पुरी, इसी के साथ में यहाँ पर कुदरा और इसी के साथ में गंजाम, तो इससे कनेक्टेड देखने को मिलेगी। और एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, जो यहाँ पर एशिया की लार्जेस्ट, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ में कनेक्टेड है। न्यू ये आप लोगों को देखो पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को रामसर साइट ही बस देखनी है। यहाँ पर ये रिवर भी होगी आप लोग, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होगी। यहाँ पर ये देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पर इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर आप लोगों को बैरियर रीफ देखने को मिलेगा कैलेडियन। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा चिल्का लेक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ब्लैकिश वाटर है, ठीक है, रामसर लिस्टेड है। तो यहाँ पर ये एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। तो क्या हो गया आंसर? आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात की जा रही है यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में, तो कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वेलावदार भावनगर, ये ब्लैक बक नेशनल पार्क के नाम से भी आप लोग यहाँ पर इसको जानते हैं। 1976 में यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। ये भेल रीजन के अंदर में, सौराष्ट्र वाले रीजन के अंदर में। ब्लैक बक जो है यहाँ पर ये हिरन है, जिसको लेकर आप लोगों ने सलमान खान के बारे में सुना होगा, तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो न्यूज में कई बार रहता है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग, ठीक।
काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया जानने को मिलेगा। कुछ सेंटेंस फॉर्म करिए। कई सारे एग्जाम में यूपीएससी के एनडीए सीडीएस में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे शब्द को। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है रिकैप्चर, यानी किसी चीज को फिर से पकड़ लेना या फिर से प्राप्त कर लेना, छूट गई हाथ से फिर से कंट्रोल कर लेना उसको। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आपकी पोजीशन कोई आप लोगों के पास में फिर से आ जाए, कुछ इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। घर छोड़ के चले गए थे फिर से चले गए, ठीक है कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इरोजन। आप लोगों ने मिट्टी का कटाव, जब बहुत तेज हवा चल रही थी और पानी बह रहा था तो मिट्टी उड़ रही थी और मिट्टी का कटाव हो रहा था, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीज फायर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को युद्ध विराम कई बार सुनने को मिलता होगा, सीज फायर हो गया, पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है कि नहीं तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज़पेपर के बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जिनोसाइडल, नरसंहार बोलते हैं। ये नरसंहार कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई जगह। जैसे कि अगर बात करूं तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये नहीं, सीरिया के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों की जान गई, पास्ट में हिटलर के द्वारा नरसंहार किया गया, वो सब चीजें। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोनॉमी, ये होता है एक तरीके से स्वराज्य यानी कि स्वतंत्रता। आप लोगों के ऊपर कोई एक तरीके से सर्विलेंस नहीं लगाए बैठा है 24 घंटे, आप लोगों को भी जिंदगी जीने का अधिकार दे रखा है, अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। अगर आप लोग एक सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं ना इसमें से, तो कई सारे लोगों से आप लोग आगे निकल जाते हैं। और ये कई सारे लोग जो है आलस में आकर ये काम नहीं करते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को इतना कुछ सिखाकर जाएगी कि पूरे दिन में आप लोग को इतना कुछ एक तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर इतना तैयार कर देगी कि शाम तक अगर किसी दिन कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई ना, तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा यार आज कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसलिए ढंग से इस वीडियो को मॉर्निंग में ही निपटा लिया करो और फिर पूरे दिन जो है वो कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को और अच्छे से अपनी प्लानिंग भी आप लोग कर पाओगे जब चीजों को मॉर्निंग में ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो कौन कौन सेंटेंस फॉर्म कर रहा है जरूर बताना, और जो फॉर्म कर रहा है वो मेरी तरफ से पीठ थपथपा लेना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। इसी के साथ में आप लोग जो है आज की डेट में अगर बात करें, शाम को आप लोग का 6 बजे क्या आएगा, वो आप लोगों की मंथली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग अपने आंसर लिखकर जरूर पोस्ट करिए, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, रेगुलर ट्राई करोगे तो आंसर आप लोग लिख पाओगे। और इसी के साथ में जो ARO वाला कोर्स है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है। जिसको लग रहा है कि सीरियसली तैयारी करनी है तो उसमें आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अभी उसमें 16 से आप लोगों को जो है वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात फिर से बोलूंगा, अगर आप लोगों को लग रहा है, देखो सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग एक बार अगर ज्वाइन करेंगे तो देखना 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग लग रहा है सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर फीस आप लोग की रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये चीज के लिए श्योर रहिए कि आप लोगों को वहां पर कोई पकड़ के रखेगा, ये चीज कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि आप लोग अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोग उसको इमीडिएटली छोड़ सकते हैं। 1 वीक का टाइम आप लोगों को मिलेगा, आप लोग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।